कुमार झा और हमारा खास शो युद्ध विराम घटने लगे दाम। हम बात कर रहे हैं एडिबल ऑयल की और इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम के बाद ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम घटने लगे हैं और आप देखिए कि 20 से 30 डॉलर प्रति टन तक की गिरावट यहाँ पर आई है अलग अलग एडिबल ऑयल में। और अब चूँकि इंडिया बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करता है तो अब उम्मीद इस बात की है कि इस कीमतों में गिरावट का इम्पैक्ट इंडिया के रिटेल प्राइस पर भी दिखेगा क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा। और बीच में जब ड्यूटी कट हुई थी तो उस वक्त भी दाम घटे थे, लेकिन दाम घटने शुरू ही हुए थे कि ग्लोबल मार्केट में दाम बढ़ गए तो उसका पूरा फ़ायदा कंज्यूमर को मिला नहीं था। लेकिन अब चूँकि ग्लोबल मार्केट में हालात सामान्य हुए हैं तो क्या इस बात की उम्मीद की जाए कि जो ड्यूटी कटौती हुई थी उसका पूरा फ़ायदा कंज्यूमर को मिलेगा और डोमेस्टिक मार्केट में रिटेल में दाम और घटेंगे। इसी पर हम बात करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप बजोरिया साहब जो कि सीईओ हैं सनविन ग्रुप के। हमारे साथ हैं डॉक्टर बीबी मेहता ईडी हैं एससीए के। हमारे साथ हैं डीएन पाठक साहब ईडी सोपा के। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय डाटा साहब जो कि एमडी हैं विजय सॉल्वेक्स के। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। और अब चूँकि बजोरिया जी आप डेटा को बहुत क्लोजली फास्ट ट्रैक मोड में रखते हैं, आप बताइए सर कि ये जो युद्ध विराम हुआ है इजराइल ईरान के बीच, क्या वाकई ग्लोबल मार्केट में कीमतें घटने की रफ्तार तेज हुई हैं? हाँ मृत्युंजय जी, वो डेटा आप जो बोले डेटा सब तो यहाँ बैठे हाँ डेटा तो हाँ, बिल्कुल हाँ ये तो हमारे सब में माहिर भाई साहब है। बट एनीवे अब देखिए क्या हुआ कि जो क्रूड के दाम जो 64-65 का क्रूड 76 हो गया और 76 का वापस 65 हो गया, तो इतना बड़ा स्विंग जो क्रूड के दामों में हुआ है वो उससे अभी वापस क्रूड नीचे आने से वेज ऑयल में भी जो कीमतों में बढ़ावा हुआ था 50-60 डॉलर का, वो वेज ऑयल की कीमतें वापस 30-40 डॉलर नीचे आ गई। और अब क्रूड स्टेबल हो गया तो वेज ऑयल की कीमतें भी स्टेबल हो गई है। तो मेरे ख्याल से बहुत कंफर्टेबल कीमतें हैं अभी। जैसे क्रूड पाम ऑयल का दाम आज के दिन आप देखिए तो वो 1050 डॉलर का पर मेट्रिक टन है जुलाई शिपमेंट का। सोयाबीन ऑयल का दाम जो है वो 1130 डॉलर का है। सनफ्लावर का दाम 1190 डॉलर का है। तो मेरे ख्याल से अभी एक रेंज में ऐसी आ गई है। रूपी डॉलर भी वापस जो ऊपर में 87.3 चला गया था वो 85.5 हो गया है। उसमें भी रूपी डॉलर में भी 2.5% कम हो चुका है। तो अब मेरे ख्याल से अभी वापस कंज्यूमर को राहत सिचुएशन वापस आ गई है। एंड ये महीने में हमारा इंपोर्ट बहुत अच्छा है। मेहता साहब अपने डेटा कंपाइल कर ही रहे हैं। तो अभी मेरा प्रोविजनल एस्टिमेट है कि जून महीने में हमारे पास में 9.5 लाख टन पाम आ जाएगा, 4 लाख टन सोया आ जाएगा, 2 लाख टन सनफ्लावर आ जाएगा। तो आप समझ के चलिए करीबन 15.5 लाख टन तेल जून महीने में इंडिया में आने वाला है। अच्छा, जो मई महीने में 12.5 आया था और जो अप्रैल से जनवरी से अप्रैल में हर महीने का एवरेज 9 लाख का है अच्छा, इम्पोर्ट का। हाँ, मई महीने का 12.5 का नंबर है, लाख टन का इम्पोर्ट है। और जून महीने में हमारा 15 से 15.5 लाख टन का इम्पोर्ट है। अच्छा, तो हमारे पास तेल की बहुतायत अभी हो रही है। हाँ, एंड कांडला पोर्ट में जहाजों की लाइन लगी हुई है अनलोड करने के लिए। और पहले तो 9 दिन का वेट चल रहा था कांडला में और बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मेहता साहब ने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करके और कांडला पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन से मैसेज दिलवा के वो वेट को अभी 9 दिन से 4 दिन पे ला दिया है। तो वो भी अच्छा काम हुआ है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से एडिबल ऑयल सफिशिएंट क्वांटिटी में इंडिया में आ रहा है। हाँ, कीमतें भी वापस क्रूड नीचे आने से वापस रीजनेबल हो गई है। राइट, तो अभी वो दिक्कत दूर हो गई है जहां तक एडिबल ऑयल की अवेलेबिलिटी और कीमतों का सवाल है। हाँ, तो मेरे ख्याल से आप जैसे कंज्यूमर की बात हर समय करते रहते हैं तो आई हाँ, थिंक वो पॉइंट से कंज्यूमर्स आर वेरी हैप्पी। अभी फेस्टिवल सीजन सामने है हाँ, तो हम तो चाह रहे इंडस्ट्री चाह रही है कि आप ज्यादा में ज्यादा तेल का उपयोग करिए, सब आपके पकवान बनाइए और सब बारिश का मजा लीजिए, पकौड़े समोसे खाइए ठीक और बात है। तेल का कंजम्पशन बढ़े। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब ये आपने बढ़िया कहा कि मतलब इम्पोर्ट के मतलब सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात बजोरिया जी ने कही कि 15.5 लाख टन इम्पोर्ट आप कह रहे हैं कि जून के महीने में सर, जून महीने ओके 15.5 लाख टन, ये बड़ा इम्पोर्ट का फिगर है। और कह रहे हैं कि सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, ग्लोबल मार्केट में दाम भी घटने लगे हैं। तो मेहता जी फिर आपका ड्राफ्ट लेटर तैयार है सर अपने मेंबर्स के लिए कि बजोरिया जी तो इंडिकेट कर रहे हैं कि बहुत सप्लाई आने वाली है,
तो दाम कम होने चाहिए। मेंबर्स के लिए कुछ तैयारी की है आपने कि भाई आओ दाम कम करें, लेटर लिखने की तैयारी? साहब तेल तो काफी आने वाला है। हाँ। 15 लाख के करीब है, जो हम्म। लास्ट महीने में 12.25 लाख टन आया, तो 3 साढ़े 3 लाख ज्यादा आ रहा है। हम्म। जहां तक भाव की सवाल है, अगर इंटरनेशनल प्राइस नीचे गिरी तो डेफिनेटली उनका फायदा यहाँ के कंज्यूमर मिलेगा, और मिलता ही है, तो वो कोई डरने की बात नहीं है। और जो बजोरिया जी ने जो बताया कि 3 चीजों का फर्क पड़ा, क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे गिरी, या इजराइल ईरान वॉर खत्म हुआ, और तीसरा जो काफी हमने मेहनत की थी, जो कंडला पोर्ट का जो था, जो वेटिंग पीरियड 10-12 दिन, वो अभी 3-4 दिन पे आ गए हैं। और अच्छा। खाली वेसल का भी खाली हो रहा है, तो सप्लाई इज एम्पल, और कंज्यूमर शुड आल्सो बी कंफर्टेबल। तो ये प्राइस भी रिजनेबल नीचे जा रही है, क्योंकि तीनों फैक्टर के वजह से जो प्राइस ऊपर गई थी वो नीचे आ रही है। तो ओवरऑल सिचुएशन अच्छी है, सप्लाई चेन इज कंफर्टेबल। और जैसे ड्यूटी डिफरेंस बढ़ा, तो इसकी वजह से इंडस्ट्री भी कंफर्टेबल है। ओके। और जो अभी मानसून का सिचुएशन चल रहा है, बारिश काफी अच्छी हो रही है, पूरे जहां ऑयल सीड सेक्टर है सारे जगह पे बारिश है। तो उम्मीद करते हैं कि अभी बारिश ठीक रहे, तो इस साल भी अच्छी खरीफ का उत्पादन बढ़ेगा, तिलहन का उत्पादन बढ़ेगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि सप्लाई फ्रंट पे अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हालात बहुत बेहतर हुए हैं, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी। तो पाठक जी, फिर आपका टेक क्या है सर? क्या आपको भी लगता है कि जो बीच में एफर्ट सरकार ने किया ड्यूटी घटाने का, उसका उतना फ़ायदा उस वक्त कंज्यूमर को नहीं मिला था, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में दाम बढ़ गए थे। अब चूंकि वहाँ पर दाम घटने लगे हैं, तो अब आप उम्मीद कर रहे हैं सर कि हमारे किचन में थोड़ा सस्ता तेल पहुँचेगा? नहीं, कंज्यूमर को फायदा मिला था, और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने सब जगह बिल्कुल सर्वे करके बताया है कि कंज्यूमर को पास ऑन हुआ है हाँ, बेनिफिट। पूरा नहीं हुआ था, पास ऑन हुआ, पूरा नहीं हुआ था। वेल, अब देखिए उसमें थोड़ा टाइम लैग होता है, बीच में बढ़ा फिर घट गया, तो अभी कंज्यूमर दाम बढ़ने की बात मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अगर लेवल पे आ गया सप्लाई तो, और सप्लाई जो बता रहे हैं मेहता साहब कि बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाली है, तो कंज्यूमर को बिल्कुल खुश होना चाहिए। और फेस्टिवल सीजन सामने आ रहा है, कंज्यूमर को सही प्राइस पे तेल मिलता रहेगा। खरीफ की सोइंग बहुत अच्छी होने वाली है, बारिश बहुत अच्छी चल रही है अभी तक, तो सब मिला के बड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन है सप्लाई की। और भाव भी कोई बाहर नहीं भागे जा रहे हैं, दे आर एट ए वेरी कंफर्टेबल लेवल। तो सब मिला के खुश होना चाहिए, और पकौड़े बहुत सारे नहीं खाने चाहिए। अच्छा। ऐसा मोटा खिलाने चाहिए सर, खाने नहीं चाहिए, खिलाने चाहिए। है ना, बुलाइए इंदौर। इंदौर में तो वैसे ही बड़ा बढ़िया मौसम रहता है ना? हाँ, तब सब लोग तैयार हैं, सब सारे पैनल आपके इंदौर में आने के लिए। बिल्कुल आइए, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। अच्छा अच्छा डॉक्टर जी, अब आप बताएं सर, मस्टर्ड ऑयल का सिचुएशन क्या है? क्या जब हम प्राइस कम होने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये हम बात मस्टर्ड ऑयल के लिए भी कर रहे हैं? क्या मस्टर्ड ऑयल के प्राइस में भी अब कमी की गुंजाइश बनने लगी है? देखिए मृत्युंजय जी, जितने लोगों से आपने बात की है वो सब इम्पोर्टेड ऑयल की बात की है। हाँ, वो एक ऐसा तेल है जो इम्पोर्ट नहीं होता। हाँ, तभी तो मैंने आपसे मस्टर्ड पूछा। हाँ हाँ, और मस्टर्ड ऑयल की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, घट नहीं रही है। और जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी तेजी से प्रोडक्शन देश में नहीं बढ़ पा रहा है, इसलिए मस्टर्ड ऑयल अलग लाइन पे चल पड़ा है। और इस समय सबसे महंगा खाने का तेल मस्टर्ड ऑयल ही है जी। तो कैसे करेंगे सर सस्ता इसको? अभी सस्ता नहीं होगा जब तक नई फसल नहीं आती है। हाँ, तब तक मस्टर्ड की तेल की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई उतनी नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि फसल अच्छी थी, लेकिन वास्तव में तेल की खपत बढ़ गई है। पूरे देश में सरसों तेल खाया जाता है, और सरसों तेल बिल्कुल अलग चल पड़ा है, और सारे इंपोर्टेड ऑयल से 30, 32, 35 रुपए किलो ऊपर तक बिक रहा है। अच्छा, ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि मस्टर्ड की कहानी थोड़ी अलग है बाकी तेलों के मुकाबले, इस पर अभी हम और भी बात करेंगे। लेकिन मेहता जी, एक बात मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ कि अब चूंकि प्राइस कम होने की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बीच में हमने और भी शो किया था, उसमें ये कंसर्न था कि प्राइस कम हो रहे हैं, ऐसे वक्त में कदम भी उठाए गए ड्यूटी कट का, जब खरीफ ऑयल सीड की सोइंग हो रही है, तो इससे फार्मर में थोड़ा नेगेटिव मैसेज आएगा कि उनको प्राइस कैसे मिलेगा। तो इस दोनों के बीच बैलेंस हो पा रहा है सर मेहता जी? नहीं, बैलेंस करना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट के लिए भी इतना जरूरी है, इंडस्ट्री के लिए भी इतना जरूरी है, और किसान को सही दाम मिले इक्वली इम्पोर्टेंट है। दो चीजें, जब भी आप एमएसपी बढ़ाते हैं तो गवर्नमेंट को ऐसे पॉलिसी मेजर लेना चाहिए जिसके वजह से
किसान को सही दाम मिले। एक पहले भावांतर स्कीम थी जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये वहां भावांतर के मुताबिक किसान को एमएसपी मिल जाते ही और इंडस्ट्री को मार्केट प्राइस पे माल मिल जाता था, तो दोनों के लिए कंफर्ट लेवल था। वो स्कीम बड़ी अच्छी थी, थोड़ा लेक्यूना था उसमें, उसे बंद हो गई है। पर गवर्नमेंट को वो फॉर्म में या तो अदर फॉर्म में वो दाखिल करनी चाहिए ताकि किसान भी खुश और कंज्यूमर भी खुश रहे। वो दोनों बैलेंसिंग गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। और जहां तक अभी का सवाल है, जो भी डिसीजन हुआ है एक कंज्यूमर के हित में है, पर डेफिनेटली जब भी सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, हार्वेस्टिंग आएगा, तो गवर्नमेंट फिर से सोचेंगे कि भाई किसान के हित में भी क्या जरूरी है, कदम उठाना है वो उठाएंगे। आप ये इंडिकेट कर रहे हैं कि सितंबर के महीने में ड्यूटी बढ़ भी सकती है? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोला है, मैं ऐसा नहीं बोला कि ड्यूटी बढ़ने, तो बोलना चाह रहे थे आप ऐसा ही? नहीं, आप ऐसा मेरे मुंह में सब कुछ मत डालिए। गवर्नमेंट है, वो रिव्यू करती रहती है, तो जरूर होगा तो ड्यूटी भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि आज एक दफा ड्यूटी कम कर दी तो कम ही रहेगी। जरूर पड़े तो ड्यूटी भी बढ़ाइए, जरूर पड़े तो ड्यूटी कम की है, अभी जरूरत थी तो ड्यूटी कम की। बेसिकली इंडस्ट्री जो चाहती थी कि ड्यूटी डिफरेंस, वो सबसे बड़ा अच्छा कदम लिया है। जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर था वो खत्म हो गया, तो आज पूरी रिफाइनरी ठीक तरह से चलने लगी है। हमारा मकसद यही था कि ड्यूटी डिफरेंस जो 7.5% था वो बढ़ा के 15% मिनिमम करे, और गवर्नमेंट ज्यादा हमारे से खुश हुई और 19% का ड्यूटी डिफरेंस कर दिया। अच्छा, ओके। पाठक जी बताइए, आप खामखा परेशान हो रहे थे। देखिए मेहता जी कह रहे हैं कि ड्यूटी डिफरेंस कम हो गया और सरकार फ्लेक्सिबल है पॉलिसी में, जब घटाना चाहिए तब घटाती है, जब बढ़ाना चाहिए तब बढ़ाती है। तो आप इतना चिंतित क्यों होते हैं ड्यूटी घटने से? आपको लगता है कि फार्मर का नुकसान हो जाएगा? मेहता जी मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आज जो एमएसपी है 5328 रुपए पे, सोयाबीन मील का भाव आज के तेल के भाव पे 46 रुपए किलो होना चाहिए। सोयाबीन मील का आज करंट भाव 32 रुपए किलो है, 32,000 रुपए टन है। तो किसान को एमएसपी कैसे मिलेगा, ये बड़ा मेरा मैथमेटिकल क्वेश्चन है। 2 और 2 4 होते हैं, वो 7 कैसे होंगे? इंडस्ट्री को अगर इस भाव पे खरीदना पड़ा तो सोयाबीन मील कौन खरीदेगा? एक्सपोर्ट कहां से हो? कुछ भी नहीं हो पाएगा। इंडस्ट्री इस साल भी अगर कहीं ब्राजील में, अमेरिका में क्रॉप खराब नहीं हुई और सोयाबीन की जो खेती है वो क्रॉप है 400 मिलियन टन के ऊपर रही, इस साल भी वो ज्यादा रही, तो आप विश्वास करिए सरकार को इस साल 20 लाख के बजाय 50-60 लाख टन सोयाबीन खरीदना पड़ेगा। और ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि नाफेड और एनसीसीएफ के थ्रू जो खरीदी हुई है उसमें हमारे एस्टिमेट के हिसाब से करीब 2400 करोड़ रुपए सरकार के खर्च हुए हैं किसानों को एमएसपी देने के लिए। किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए। अगर यही काम भावांतर के थ्रू हुआ होता, अब मैं अगले साल की बात करता हूँ, अगर 50 लाख टन सोयाबीन खरीदना पड़ा सरकार को और उसी तरह का अंतर रहा, क्योंकि सरकार के खर्चे बहुत हैं, इंश्योरेंस है, हैंडलिंग है, स्टोरेज है, वेस्टेज है, इनएफिशिएंसीज है, कमीशन है, ये सब मिला के सरकार को बहुत सारा पैसा एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है। भावांतर हो तो सीधा मंडी भाव से खरीदा हमने और सरकार ने सीधा किसान के खाते में डिफरेंस डाल दिया। तो भावांतर की बात जो मेहता जी कह रहे हैं, मैं भी कहता हूँ वो करना चाहिए। लेकिन अगर आप सोचते हैं किसान को इस बार एमएसपी मिल पाएगा, तो करंट सिनेरियो में बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। अब वो आप ड्यूटी कम करें चाहे ज्यादा करें, लेकिन ये जो फिगर्स हैं वो अपने आप में सही बोल रही हैं कि ऐसा इस बार भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके लिए सरकार क्या कर सकती है मुझे नहीं मालूम। हाँ, अच्छा, ठीक है। अच्छा बजोरिया जी, अब आपके ऊपर है सर। मेहता जी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पाठक जी कह रहे हैं कि सब कुछ खराब ही हो जाएगा। अब बीच का रास्ता कैसे निकाला जाए? क्या सॉल्यूशन होगा? आपका टेक क्या है? क्या आपको लगता है कि वाकई तेल के दाम कम होने से या ड्यूटी घटने से किसानों का नुकसान हो जाएगा? देखिए अभी तो कोई बात नहीं है, जब हार्वेस्ट होगा, बात उसी समय की चल रही है, अक्टूबर नवंबर की, और दीपावली 20 अक्टूबर की हमारी है। सो मेरे ख्याल से दीपावली के इमीडिएट बाद में गवर्नमेंट ने एक्शन देना चाहिए कुछ इस पे, और दोनों, एक तो प्रोक्योरमेंट पूरी तरह से एमएसपी पे मैसिवली करना चाहिए, और दूसरी बात गवर्नमेंट को मील के लिए भी कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए, किसी भी तरह से सपोर्ट दे सके, बिकॉज मील के हालत डीडीजीएस ने बहुत खराब कर दी है। और वो मेजर प्रॉब्लम सोयाबीन में आज मील है, और मील के प्रॉब्लम है डीडीजीएस। ऑयल इज द स्मॉलर प्रॉब्लम, ऑयल इज अ प्रॉब्लम ऑफ 1/3, बट 2/3 इज अ प्रॉब्लम ऑफ मील। तो इसका सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है हमें। और जहां तक वो, जब दीपावली का फेस्टिवल सीजन पूरा हो जाएगा उसके बाद गवर्नमेंट कैन रिव्यू ड्यूटी का माहौल बना के वो रिव्यू कर सकते हैं। ड्यूटी डिफरेंस उनको कांस्टेंट रखना चाहिए, 18 से 20% का क्रूड और रिफाइंड ऑयल में,
अच्छा। फिर एब्सोल्यूट ड्यूटी गवर्नमेंट कुछ भी रखे उसमें इंडस्ट्री को इतना प्रॉब्लम नहीं है। इंडस्ट्री को यही बोलना है कि मेक इन इंडिया करने के लिए जो क्रूड ऑयल और रिफाइंड ऑयल का ड्यूटी का डिफरेंस जो है वो 18 से 20% होना चाहिए। बाकी फिर आप ड्यूटी उसको आप जो ड्यूटी आप रखना चाहते हो क्रूड की 15 और रिफाइंड की 35, उसके यहाँ पे आप क्रूड की 25 और रिफाइंड की 45 करना चाहते हो तो आपकी मर्जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें प्रॉब्लम वही है कि ड्यूटी डिफरेंस बना रहना चाहिए 18 से 20%। फिर वो दीपावली के बाद गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है जिसमें वो ड्यूटी जो है क्रूड और रिफाइंड दोनों पे 10% बढ़ाना चाहे तो आई डोंट थिंक हमें कोई ऑब्जेक्शन। अच्छा, ओके। तो आप कह रहे हैं कि अगर सरकार को लगता है कि ड्यूटी बढ़ाना चाहिए तो बढ़ा दे, लेकिन ड्यूटी डिफरेंस में कोई बदलाव ना हो, ताकि जो दीपावली के बाद, फेस्टिवल सीजन के बाद। फेस्टिवल के बाद, ठीक बात है। डाटा जी, आपका टेक सर इस पर, जो अभी डिबेट हमने चर्चा, हालांकि हमारा प्राइस के ऊपर है, लेकिन चूंकि प्राइस और फार्मर को प्राइस दोनों मुद्दा जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम फार्मर प्राइस की भी बात कर रहे हैं। आपका टेक क्या होगा जो भी हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर? देखिए, मैं एक बात ऐड कर दूं, भारत का कंज्यूमर धीरे धीरे एजुकेटेड भी हो रहा है और हेल्थ कॉन्शियस भी हो रहा है। हाँ। इसलिए कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की डिमांड बढ़ रही है देश में, और मस्टर्ड ऑयल ही लार्जेस्ट सेलिंग कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है इंडिया में, और इस वजह से इसकी खपत ज्यादा तेज गति से बढ़ रही है और इसकी कीमतें घटने की संभावना बहुत कम है, और ये प्रीमियम ऑयल ही है और प्रीमियम पे ही बिकता रहेगा। आप चाहते हैं कि दूसरे तेल के दाम घटे लेकिन आपके तेल के दाम ना घटे, मस्टर्ड ऑयल के प्राइस? डाटा जी, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई उतनी नहीं बढ़ पा रही है, इम्पोर्ट होता नहीं है मस्टर्ड पंजेंट ऑयल का। नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जितनी क्रशिंग होती है हमारी मस्टर्ड की, उतनी खपत नहीं है। मतलब पर्टिकुलर, चूंकि हमारे देश में जो डाइवर्सिटी है कंजम्पशन को लेकर के, वो एरिया वाइज सीमित है। तो जितने एरियाज में मस्टर्ड ऑयल की डिमांड है उसके हिसाब से कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा ही है, कम नहीं है। नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। अच्छा। क्योंकि आज सरसों तेल 148-49 रुपए किलो बिक रहा है, हाँ। जबकि विदेश तेल सारे और बाकी सारे तेल, पाम, सोया, सब 115 रुपए किलो से नीचे बिक रहे हैं। हाँ। तो देख सकते हैं ये 35 रुपए किलो का जो डिफरेंस है, उसके बावजूद सरसों तेल की डिमांड रोजाना तेजी आ रही है इसमें आज भी। अच्छा। परसों से कल तेज थे, कल से आज तेज है। अच्छा, चलिए। हाँ, ये अलग चल पड़ा है, इसका इंपोर्टेड ऑयल से कोई लिंक नहीं है। मैं आपको ये ठीक है, हाँ, नहीं, वो तो ठीक बात है कि चूंकि ये इंपोर्ट हम नहीं करते, उससे लिंक भी नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि यहाँ से आगे जब हम एडिबल ऑयल की कीमतें कम होने की बात कर रहे हैं, प्राइस कम होने की बात कर रहे हैं, तो किस तेल के दाम कितने घट सकते हैं, इस पर हम डिटेल में और बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।
ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है। मेहता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे डाटा जी को। लेकिन जो पाठक साहब ने बताया कि आज सोयाबीन के दाम क्यों इतने घटे हैं, दो चीजें के सोयाबीन ऑयल के प्राइस स्टडी है, मिल्क के प्राइस नीचे जा रहे हैं क्योंकि मिल्क की डिमांड कम हो रही है बिकॉज ऑफ डीडीजीएस। तो वो एक बड़ा इश्यू है। जब ये कोई रिफाइंड क्रशर माल लेता है सोयाबीन, तो पहले वो देखते हैं कि कितना उसको ऑयल से मिलेगा, कितना मिल से मिलेगा। मिल्क की डिमांड नहीं है या तो प्राइस इतनी नीचे, उसके वजह ऑयल सीड के भी दाम नीचे, सोयाबीन के दाम भी नीचे ऑफर हो रहा है। अच्छा। तो जो प्रॉब्लम है वो सोयाबीन मिल का डिस्पोजल का प्रॉब्लम है, उसकी प्राइस का प्रॉब्लम है। वो अगर जब तक आप एसेस नहीं करेंगे, एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक आप सोयाबीन के भाव ऊपर नहीं जाएंगे। अच्छा, ऑयल कैन सपोर्ट टू सम एक्सटेंट, ठीक है। मील इज नॉट सपोर्टिंग द मोमेंट। तो मील को इंसेंटिव देके, एक्सपोर्ट के इंसेंटिव और डायरेक्ट कंजम्पशन का कैसे बढ़ा, वो सब करके उसके कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए। वो एक इम्पोर्टेंट है। जो पाठक साहब ने भी बोला, जो प्रॉब्लम एंड संदीप भाई ने भी बोला, प्रॉब्लम विद मील एंड नॉट विद ऑयल। अच्छा, ठीक है, प्रॉब्लम मील है, ऑयल नहीं है। लेकिन एक बात जो अभी बजोरिया जी आपने कही कि मेक इन इंडिया के लिए भी ज़रूरी है कि ड्यूटी डिफरेंस हो क्रूड में और रिफाइंड ऑयल के इंपोर्ट में। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर वाकई मेक इन इंडिया पर फोकस करना हो तो हम डोमेस्टिक क्रशिंग को बढ़ाएं? हमने कई बार देखा कि हमारे यहाँ सोयाबीन पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, उसकी क्रशिंग ठीक से नहीं हो पा रही है, लेकिन हम सोयाबीन ऑयल का इंपोर्ट करते हैं। देखिए, डोमेस्टिक क्रशिंग में जहां तक सरसों का सवाल है, विजय जी ने कहा है, सरसों तो एकदम हाई फ्लाइंग आइटम हो गई है, पूरी क्रश हो रही है, बहुत अच्छे दाम में बिक रहा है, प्रीमियम ऑयल बन चुका है। हाँ। तो सरसों के सेक्टर में कोई इशू नहीं। सोयाबीन में सेक्टर में ओनली इशू सोयाबीन में, और सोयाबीन की प्रॉब्लम सोयाबीन मील है और वो डीडीजीएस उसका दुश्मन है। और गवर्नमेंट वो कौन सा एथेनॉल बनाने को बहुत स्ट्रांगली प्रमोट कर रही है, और जितना ज्यादा एथेनॉल आप कौन से बनाओगे उतना ज्यादा डीडीजीएस का प्रोडक्शन होगा, और उतना सोयाबीन मील का वो डीडीजीएस जो है भट्टा बैठाएगा। तो आप समझ के चलेंगे इक्वेशन ये हो रहा है। नहीं, कई बार सर ये डेटा मैं चाहता हूँ कि आप डेटा क्रंचिंग करते हैं। कई बार हमने देखा कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इम्पोर्टेड सोया ऑयल के प्राइस हैं और जो हमारे यहाँ जो क्रश्ड सोया ऑयल के प्राइस हैं उसमें बड़ा फ़र्क होता है। उसके बाद भी हम मतलब इम्पोर्टेड ऑयल जो है महंगा पड़ता है, यहाँ हम क्रशिंग करते हैं सस्ता पड़ता है, फिर भी हम इम्पोर्ट करते हैं। ये बात ठीक है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे हमारे देश में हम बना के 100 लाख टन के ऊपर बना नहीं सकते। 260 लाख टन हमारी खपत है, 160 हमको इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा। आप इम्पोर्ट नहीं करोगे तो यहाँ आप जो तेल अभी जो 120, 140, 150 रुपए किलो बिकता है, वो 300 रुपए किलो, 500 रुपए किलो बिकता है। अच्छा, वो इम्पोर्ट तो करना ही पड़ेगा, उसका कोई क्वेश्चन ही नहीं है। सवाल यही है कि सोया मील को गवर्नमेंट को एक तो कौन से एथेनॉल बनाने पे थोड़ा कमी करनी चाहिए। दूसरी बात, सोया मील के लिए गवर्नमेंट को कोई स्पेशल सोचना चाहिए कि सोया मील की वैल्यू कैसे बढ़ाई जाए। उसको कैसे हम कोई फिस्कल नॉन फिस्कल इंसेंटिव दे, या सोया मील से बने हुए प्रोडक्ट्स को कैसे प्रमोट करें, ये हमको करना पड़ेगा। तो ये उसके बिना हमें नहीं निकलेगा। और दूसरा हमें ये करना पड़ेगा कि जो सोयाबीन की प्रोडक्टिविटी हमारी 1000 किलो पर हेक्टर है, उसको हम 1500-2000 पे कैसे ले जाए। तो यदि हम उसको 1500-2000 पे ले गए तो किसान को फिर वो दाम जो अभी मिल रहा है 4042 का, उसमें भी किसान खुश रहेगा। ठीक बात है। तो सोयाबीन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो ये करना पड़ेगा। पाठक जी, जो सुझाव यहाँ पर दिए जा रहे हैं, आपको मतलब आप इस बात से कन्विंस हैं, जो बात अभी बजोरिया जी कह रहे हैं कि इंपोर्ट के बिना तो काम चलेगा नहीं और क्रशिंग में पैरिटी नहीं होगी, जो कि मील का प्रॉब्लम है, मील का डिस्पोजल नहीं है, तो कैसे क्रश करेंगे? मैं बजोरिया जी से बिल्कुल 100% सहमत हूँ कि इंपोर्ट के बिना काम नहीं चलेगा। जब हम 55% डेफिसिट है तो इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं मेक इन इंडिया की बात कर रहा था। मेक इन इंडिया में थोड़ा बैलेंसिंग जरूरी इसलिए है कि हम ऑयल सीड क्रशिंग की बजाय ऑयल रिफाइनिंग को ज्यादा मेक इन इंडिया मानेंगे। अब मुझे नहीं मालूम कि उसको आप क्या बोलेंगे। ऑयल सीड क्रशिंग इज 100% मेक इन इंडिया। जब मैं सीड क्रश करता हूं तो लेकिन वो वायबल तो होना चाहिए सर ना। क्रशिंग 100% है मेक इन इंडिया, लेकिन वो वायबल तो होना चाहिए ना क्रशर्स के लिए। वो वायबल इसीलिए नहीं, जैसे बजोरिया ने बिल्कुल सही बोला, मेहता जी ने बोला कि डीडीजीएस डिमांड डिस्ट्रक्शन, हालांकि डीडीजीएस का बहुत बड़ा हम लोग बोल रहे हैं कि इशू है और वर्ल्ड वाइड इशू है कि सोयाबीन की प्राइसेस सभी जगह सोयाबीन मील की वर्ल्ड वाइड कम है। और उसका सॉल्यूशन मेरे पास तो आज तो है नहीं। कम से कम कल शिवराज जी आए थे तो उन्होंने एक पूरा डे का कॉन्फ्रेंस किया था इंदौर में। अच्छा। वहाँ पे हमने ये समझाया था और उनसे हमने ये कहा भी था कि इस पे क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने अश्योर किया है
कि हम किसानों के हित में सब कुछ करेंगे, सोयाबीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। हमने उनको ये बोला कि साहब ये सोयाबीन इंपोर्ट करने की बात चल रही है अमेरिका से बड़े प्रेशर में, तो उन्होंने बोला हम ऐसा कोई काम नहीं होने देते जिससे हमारे किसानों का हित हो। तो वो एक बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। वैल्यू एडिशन पे एक ऑलरेडी बड़ा कैंपेन चल पड़ा है मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ फूड में, हेल्थ में। हम लोग उनके साथ काफी बड़े रूप से एंगेज कर रहे हैं। अगर वो वैल्यू एडिशन 10% की बजाय 30% तक हो जाए अभी जो सोया का यूज है, तो फिर किसान को सही दाम इंडस्ट्री बिल्कुल दे पाएगी, क्योंकि फिर जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनेंगे उनका दाम ज्यादा मिलेगा, तो फिर ठीक है, किसान को भी अच्छा दाम मिलेगा। राइट। एक आखिरी सवाल डाटा जी आपसे, तो अगर एक लाइन में आपसे हेडलाइन हम लेना चाहें तो क्या हेडलाइन यही है कि मस्टर्ड ऑयल के दाम नहीं घटने वाले हैं, लेकिन बाकी तेलों के दाम अभी घटेंगे कुछ, यही कहना चाह रहे हैं आप? देखिए मृत्युंजय जी, सरसों तेल एक प्रीमियम प्रोडक्ट हो गया है, और जिसको कंज्यूमर को सरसों तेल खाना है वो किसी भी दाम में खाता है। इसकी डिमांड कम नहीं हो रही है, उल्टे बढ़ रही है। सरसों तेल और सरसों की सोइंग में भी अभी 3 महीने का टाइम बाकी है, 3, 4, 5 महीने का। तो फसल आएगी अगले साल मार्च में, अभी तो जून ही चल रहा है, सिर्फ 3 महीने हो गए हैं फसल उगाए हुए, 9 महीने पूरे सामने खड़े हैं देखने के लिए, और स्टॉक्स तेजी से खत्म हो रहे हैं। इसलिए अभी सरसों तेल में मंदे की बात नहीं करनी चाहिए। और बाकी तेलों में, सोया तेल में, पाम तेल में तो इंपोर्ट हो जाएंगे ना, वो तो इंपोर्ट हो रहे हैं। हाँ नहीं, उसके दाम कम होंगे क्या? इंपोर्ट तो ही रहा है, दाम कम होंगे क्या? तो दाम तो कम हो ही रहे हैं ना, हो ही गए ना। आप देखिए और होंगे क्या? और होंगे क्या? हेडलाइन तो और होंगे पे बनती है ना। हेडलाइन तो मेरे ख्याल से इससे कम अभी शायद नहीं होंगे। अच्छा, इससे कम नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन ओवरऑल डिस्कशन ये है कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है, जैसा कि हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने आपको डिटेल में बताया कि ग्लोबल सिनारियो अभी क्या हो रहे हैं। कांडला पोर्ट पे मेहता जी ने बहुत मेहनत करके वेटिंग पीरियड कम करवाया है, तो ये सब फ़ायदा अल्टीमेटली हमारे आपके किचन तक पहुंचने वाला है। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका, बजोरिया जी आपका, पाठक जी आपका, डाटा जी आपका, आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।